गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम सांप्रदायिकता को पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो से आप जातिवाद और सांप्रदायिकता वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, यूनिट 3 थी जिसमें फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम सांप्रदायिकता का अर्थ समझेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपने अभी तक आपके सेंट स्टीफन स्कूल के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, यह आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है। आप इस पर जो भी वीडियो देखते हैं आप उन सभी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में उसको शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। 12th क्लास का ये वीडियो है, तो शुरू करें। सांप्रदायिकता का अर्थ और परिभाषा। सांप्रदायिकता का अर्थ और परिभाषा: जब एक धार्मिक समूह या समुदाय जानबूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक संस्कृति भेदों के आधार पर अपने अलौकिक हितों की विभिन्नता को रेखांकित करता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय व सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, उससे हम सांप्रदायिकता का नाम देते हैं। विंसेंट विस्म के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक और भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और उसके विरोधी भी होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को सांप्रदायिकता या हम जिसके हित अन्य पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासक के अपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ऐसे समूह राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के ऊपर अपने समूह के हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे समाज में फूट पैदा होती है। सांप्रदायिकता का उदय। सांप्रदायिकता का उदय कैसे होता है? सांप्रदायिकता क्यों भड़कती है? ऐसा क्या है सांप्रदायिकता जिससे भड़के? क्या है ऐसा? भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन रही है। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे तथा वे अपना शासन आराम से चलाते रहे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की राजनीतिक कूटनीतिक चाल का हाथ रहा है, उतना ही हिंदुओं के मुसलमानों के बीच में राजनीतिक संघर्षों का भी रहा है। विभिन्न वर्गों की सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश सरकारें मदारी की भूमिका अदा करने लगी। मेहता एवं पटवर्धन अंग्रेजी शासकों ने अपने आप को हिंदू मुसलमानों के मध्य खड़ा करके ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया जिसका आधार वे स्वयं रहे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती रही। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकजुटता से घबराकर ब्रिटिश राज ने इस एकता को तोड़ने की रणनीति बनाई। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलमानों को एक विद्रोह का सूत्रपात मानते हुए उनकी अपेक्षा और हिंदुओं को बढ़ावा दिया। फिर हिंदुओं के विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण मुसलमानों को विशेष रियायतें देकर राजी करने का प्रयास किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या को और अधिक बढ़ावा दिया। 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अंत में जाकर 1947 तक सांप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। ये सभी आप जानते हैं, सभी से आप परिचित हैं। 1906 में
मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसकी स्थापना हुई और 1885 ईस्वी में आप जानते हैं भारत की एक सबसे बड़ी पार्टी जो आज भी राज सत्ता में है, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना था और मुस्लिम लीग का जो सिद्धांत था, मुस्लिम लीग का भी सिद्धांत ये था कि भारत को स्वतंत्रता मिले, लेकिन 1940 के आते आते जिन्ना ने द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत दिया, उसके परिणाम स्वरूप 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। 2 राष्ट्र भारत में, एशिया में 2 राष्ट्रों का उदय हुआ, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उस समय की घटना थी। सांप्रदायिकता के कारण क्या है? इन केसेस प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है, ये क्यों पनपती है? ऐसी सांप्रदायिकता क्यों होती है? स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने इस समस्या को बनाए रखा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी सांप्रदायिक समस्या भारतीय राजनीति की एक समस्या बनी हुई है। इसके निम्न कारण थे। भारत की विभाजन की कटु स्मृतियाँ क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई से सांप्रदायिक वैमनस्य को चरम स्तर पर पहुंचा दिया। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ। देश के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी, लाखों लोग विस्थापित हुए और विभाजन से पाकिस्तान में आए और वहाँ से लाखों शरणार्थी अपना घर बार छोड़कर भारत में आए। अपनी संपत्ति सबको छोड़कर उनको वहाँ से भागना पड़ा। कई लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, परिवार बिछुड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं देखने को मिली। अपनों के सामने इस प्रकार कत्लेआम किया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस मानसिकता के कारण जब छोटी सी घटना होती है तो बड़ा रूप ले लेती है। घटना से प्रभावित लोगों के परिवार आज भी इस भयावह घटना को नहीं भुला पाते हैं। ये विभाजन का दर्द है जो हमें झेलना पड़ेगा। ये भारतीय विभाजन के उस समय की घटना थी जो अपने आप में एक भारतीय इतिहास में अपने आप में कलंक के रूप में माना जाता है। हजारों लोग उस समय बेघर हो गए थे, हजारों महिलाओं लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके परिवार बिछड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, लाखों लोगों को मारा गया, कत्लेआम किया गया। ये अपने आप में एशिया की इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना। स्वतंत्रता प्राप्ति व विभाजन से पूर्व व पश्चात भारत में कई राजनीतिक दलों और संगठनों का गठन धार्मिक आधार पर हुआ। इनमें से हिंदू महासभा, अकाली दल, जमाते इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम मुनीसिपलिटी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और विद्यार्थी संगठन प्रमुख इसमें दल रहे हैं। दुर्भाग्यवश इन संगठनों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिक आधार पर राजनीति करना आरंभ कर दिया, जिससे एक विशेष वर्ग में अलगाववाद की प्रवृत्ति विकसित हुई। ठीक है। मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। भारत के जो मुसलमान हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शैक्षणिक रूप से भी क्या हैं, वो पिछड़े हुए हैं। भारत के जो मुसलमान हैं उनका एजुकेशन लेवल बहुत ही कम है। उनका क्या है, क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस वजह से क्या है, वो भी सांप्रदायिकता का शिकार इस वजह से होते हैं। ब्रिटिश काल से ही मुसलमान शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे हैं। नौकरी, व्यापार व उद्योग धंधों में उनकी स्थिति आज भी सुधर नहीं पाई है। मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। इससे उनमें असंतोष बढ़ा और राजनीतिक फायदा महत्वाकांक्षा से युक्त लोगों ने उठाया है। उन्होंने मुस्लिम समाज में विकास करने के बजाय असंतोष की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है। अब तक जो नेता एवं मुस्लिम पार्टी राजनीतिक केंद्र में रही, उन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने प्रतिगामी सिद्धांतों के दायरे में लाने का प्रयास किया। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने की आज महत्व आवश्यकता है। इसी तरह अब आगे बात करते हैं पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदू मुस्लिम तनाव की ओर
बड़ा चढ़ाकर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र का प्रचार करती है। 1981 से 1993 के बीच पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को पैदा करने व बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मार्च 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट की घटना पाकिस्तानी षड्यंत्र का परिणाम थी। इसका उद्देश्य हिंदुओं मुसलमानों में खूनी संघर्ष पैदा करना था। पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय सेनाओं को मुसलमानों पर अत्याचारों के प्रति प्रसारित करता है। सरकार की उदासीनता, हमारी भारत सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो कैसे? सरकार और प्रशासन की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण भी कई बार सांप्रदायिक दंगे विशाल रूप से भड़क जाते हैं। छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि ये सरकार की नाकामी है। राजनीतिक दल दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। सांप्रदायिकता की समस्या के लिए राजनीतिक दलों की संकुचित दलीय हितों की राजनीति भी जिम्मेदार है। कई राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1950 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए उनमें से अनेक को परोस कारण दलीय व गुटीय राजनीति रही है। वरिष्ठ पत्रकार निखिल चतुर्वेदी लिखते हैं, क्या कहते हैं वो, सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिकरण होता है और ये दंगे अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा करवाए जाते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति, एक किसी वर्ग को लाभ पहुंचाते हैं विशेष रूप से, तो वो तुष्टिकरण कहलाता है। ठीक है, भारत में तुष्टिकरण की नीति अपनाई जाती है। इसका भी परिणाम क्या है आपके सामने देखने को मिलता है। तुष्टिकरण की राजनीति, सरकारों द्वारा विशेष वर्ग के वोटों के लिए अनुचित मांगों को मान लेना, उन्हें विशेष रियायतें, विशेषाधिकार देने के कारण अन्य संप्रदायों में ईर्ष्या की भावना पैदा करना स्वाभाविक है। ऐसी गतिविधियां विभिन्न संप्रदायों में तनाव पैदा करती है, जिसको तुष्टिकरण के कारण विशेष रियायतें दी जाती हैं। ये वर्ग फिर उनको अपना अधिकार मान लेते हैं, जिससे वे दूसरों से असंतोष पैदा करते हैं। वोट की राजनीति, कुछ राजनीतिक दल भी विशेष वर्ग को अपना वोट बैंक बनाने हेतु सभी सही गलत कदमों का समर्थन करते हैं, जो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे राजनीतिक दल दूसरे वर्ग का समर्थन करते हैं। इस प्रकार तनाव बढ़ता है। वोट बैंक की राजनीति के कारण जब वर्ग विशेष को अन्य वर्ग की अपेक्षा कुछ विशेष लाभ दिया जाता है, तो समाज में तनाव उत्पन्न होता है और सांप्रदायिकता बढ़ती है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है? सांप्रदायिकता के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, बल्कि विकास की बाधा भी अवरुद्ध हो जाती है। विकास की प्रक्रिया भी इससे अवरुद्ध हो जाती है। सांप्रदायिकता के कारण देश के टुकड़े हुए जो आज भी भारत की अखंडता को प्रभावित करते हैं। सांप्रदायिक समस्या के कारण देश को कई दुष्परिणाम भोगने को मिलते हैं। आपसी द्वेष, सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ जाती है। आपसी द्वेष व असंतोष पैदा होता है। समाज में आपसी समरसता का वातावरण नहीं रहा, जिसके कारण छोटी सी घटना भयंकर सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेती है। समाज में शांति व्यवस्था व भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है एवं विविधता में एकता का भाव खत्म हो जाता है। आर्थिक हानि, सांप्रदायिक दंगे भड़कने पर भयंकर विनाश होता है। गाड़ियां व बाजार जला दिए जाते हैं एवं राष्ट्रीय संपत्ति जलकर नष्ट हो जाती है। दंगों के कारण, कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान व दैनिक मजदूरी पर गुजारा करने वाले लोगों को भूखमरी का सामना करने की नौबत आ जाती है। प्राण हानि, सांप्रदायिक दंगों से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, मुंबई आदि में दंगे इसका उदाहरण है, जिससे मरने वाले लोगों के अलावा हजारों लोग अपंग और अपाहिज हो गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक समस्या के कारण ऐसी राजनीतिक समस्या पैदा हो जाती है जिससे सरकारों की स्थिरता प्रभावित होती है।
अस्थायी सरकार स्थायी विकास नहीं कर पाती है, वह सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होती है, जिससे विकास के कार्यों में पर्याप्त धन नहीं दे पाती है। फलस्वरूप देश के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को नष्ट करती है, समाज में फूट पैदा कर सामाजिक समरसता को खत्म कर देती है। उल्लेखनीय है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता स्वयं को राष्ट्रवाद के छद्म रूप में पेश करती है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय का राष्ट्रवादी के प्रति उसका स्वरूप देखने को मिलता है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन दोनों में का सावधान रहना जरूरी है। सांप्रदायिक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। भारत एक सांप्रदायिक देश है जिसमें अनेक संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। देश में शांति व्यवस्था के साथ विकास के लिए सबको मिलजुल कर रहना आवश्यक है, इसलिए लेकिन उग्र सांप्रदायिक भावना से एकता को खतरा होता है। औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में बाधा। देश का औद्योगिक और व्यापारिक विकास शांति और सुव्यवस्था में ही हो सकता है। अशांति और हिंसा के वातावरण में कोई पूंजीपति अपना धन नहीं लगाएगा। इस प्रकार सांप्रदायिक अशांति देश का औद्योगिक व व्यापारिक विकास अवरुद्ध कर देती है। विकास शांति एवं सुव्यवस्था में ही हो सकता है। पंजाब में पैदा ऐसी स्थिति के इसी प्रकार अशांति ने पंजाब को आर्थिक विकास के पथ से कई वर्षों तक पीछा कर दिया है। तो आपने इसमें सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम जाने इस वीडियो में। अगले वाले वीडियो से हम यहीं से पढ़ेंगे जो है सांप्रदायिकता को दूर करने के परिणाम क्या हो सकते हैं, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। तो आपका ये चैप्टर्स इसके 3 वीडियो हो चुके हैं, जातिवाद और सांप्रदायिकता वाले। इस चैप्टर के आप 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।